हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में, एंजाइम उत्प्रेरण के अभिलक्षण के बारे में, कि एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में बताए थे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होता है तो उस घटना को एंजाइम उत्प्रेरण कहते हैं। उसके गुण के बारे में बताए थे कि एंजाइम के एक अणु प्रतिकारक के 10 लाख अणु को प्रति मिनट करने का आते परिवर्तित करता है। फिर कोई भी एंजाइम एक ही प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करता है, उसके अलावा दूसरे रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न नहीं करता। उसी तरह से 2-3 पॉइंट आप बताए थे। आज के करने का अर्थ है वीडियो में हम आपको बता रहे हैं उपादित उत्प्रेरण, इंडुकेट कैटेलिसिस। इसमें है कि करने का अर्थ है कि अगर मान लीजिए यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो रासायनिक अवयव तीसरे रासायनिक अवयव को समान रूप से बांट लेता है। दो रासायनिक अवयव तीसरे रासायनिक अवयव को समान रूप से बांट लेता है तो इस घटना को उत्पादित उत्प्रेरण कहते हैं। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो रासायनिक अवयव तीसरे रासायनिक अवयव को समान रूप से बांट लेता है तो इस घटना को उत्पादित उत्प्रेरण कहते हैं। मतलब बताया गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो रासायनिक अवयव तीसरे रासायनिक अवयव को समान रूप से बांट लेता तो इस घटना को उत्पादित उत्प्रेरण कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फाइड और सोडियम सल्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड को प्लस O2, तो ये दो रासायनिक अवयव तीसरा को समान रूप से बांटेगा तो दो ऑक्सीजन परमाणु, तो एक को दो ऑक्सीजन परमाणु में O2 है तो एक को परमाणु दोनों को दे दिया जाएगा। तो बताइए Na2SO4 और Na2ASO4, इसको बोलेंगे सोडियम सल्फेट और सोडियम आर्सेनेट। तो करने का अर्थ है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो रासायनिक अवयव तीसरे रासायनिक अवयव को समान रूप से बांट लेता तो इस घटना को उत्पादित उत्प्रेरण कहते हैं। सोडियम सल्फाइड है, सोडियम आर्सेनाइड है और ऑक्सीजन है, तो दो रासायनिक अवयव तीसरा को समान रूप से बांटा तो दो ऑक्सीजन परमाणु में O2 है तो एक को ऑक्सीजन परमाणु दोनों को दे दिया जाएगा। तो समान रूप से बांटेगा तो बनेगा Na2SO4 प्लस Na2ASO4, सोडियम सल्फेट और सोडियम आर्सेनेट। फिर उसके बाद अगला है विष उत्प्रेरण, जिसको कहते हैं पॉइजन कैटेलिसिस। तो करने का आते विष का मतलब जहर,
यानी करने का अर्थ है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बाहर से अवयव को मिलाने पर और वह रासायनिक अवयव की दर समाप्त हो जाए तो इस घटना को विष उत्प्रेरण करते हैं। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी बाहरी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दर को समाप्त कर देता है तो हम उस घटना को विष उत्प्रेरण करते हैं। यानी अभिक्रिया के दर को समाप्त कर देगा तो उसका आचरण होगा विष उत्प्रेरण का। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी बाहरी पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के दर को समाप्त कर दे या कोई भी बाहरी पदार्थ को मिलाने पर रासायनिक अभिक्रिया का दर समाप्त हो जाए तो हम इस घटना को विष उत्प्रेरण कहेंगे। इस घटना को विष उत्प्रेरण कहेंगे। तो करने का अर्थ है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बाहरी पदार्थ को मिलाने पर रासायनिक अभिक्रिया का दर समाप्त हो जाता है तो इस घटना को विष उत्प्रेरण करते हैं। इस घटना को विष उत्प्रेरण करते हैं। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बाहरी पदार्थ को मिलाने पर रासायनिक अभिक्रिया का दर समाप्त हो जाए तो इस घटना को विष उत्प्रेरण कहेंगे। एग्जाम्पल में आपको बता दिया जाता है। पहला में कोलतार जिसको अलकतरा कहते हैं। अगर किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अलकतरा को मिला दीजिएगा तो अभिक्रिया समाप्त हो जाएगी। दूसरा माल्टोज। अगर करने का अर्थ है माल्टोज को भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मिलाइएगा तो रासायनिक अभिक्रिया का दर समाप्त हो जाएगा। और तीसरा में एल्यूमिना। तीसरा में एल्यूमिना मतलब कोलतार, माल्टोज और एल्यूमिना विष उत्प्रेरक का कार्य करता है। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में इन तीनों रासायनिक अवयव को मिलावेंगे तो अभिक्रिया का दर समाप्त हो जाएगा। तो करने का अर्थ इस घटना को हम विष उत्प्रेरण कहेंगे। विष उत्प्रेरण कहेंगे तो देखेगा उपपादित उत्प्रेरण के बारे में कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में दो रासायनिक अवयव तीसरे रासायनिक अवयव को समान रूप से बांट लेता है तो इस घटना को उपपादित उत्प्रेरण कहते हैं। सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम आर्सेनाइड प्लस O2 और O2 करने का अर्थ है कि दोनों रासायनिक अवयव O2 को समान रूप से बांट कर बना दिया Na2SO4 प्लस Na2ASO4। फिर उसी तरह से अगला है विष उत्प्रेरण, पॉइजन कैटेलिसिस। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बाहरी पदार्थ को मिलाने पर अभिक्रिया का दर समाप्त हो जाता है तो इस घटना को हम विष उत्प्रेरण कहते हैं। जिसमें बताया गया कोलतार, दूसरा बताया गया माल्टोज और तीसरा बताया गया एल्यूमिना। तीसरा बताया गया क्या? एल्यूमिना। तो इन दोनों बातों को ध्यान से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट है उत्प्रेरण में उत्प्रेरण में आपको बता रहे हैं प्रोमोटर, जिसको वर्धक कहते हैं। यानी करने का अर्थ है वर्धक, प्रोमोटर, वर्धक यानी प्रोमोटर। तो करने का अर्थ है वर्धक किसको कहते हैं? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी रासायनिक अवयव अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है
या अभिक्रिया के दर को उत्तेजित करता है तो इस घटना को वर्धक कहते हैं। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित रासायनिक अवयव, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित रासायनिक अभिक्रिया के दर को उत्तेजित करता है तो इस घटना को वर्धक करते हैं। जैसे हाइबर विधि द्वारा अमोनिया गैस का निर्माण होता तो उसमें लौह उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, लेकिन लौह उत्प्रेरक के बाद अगर उसमें अल्प मात्रा में मोलिब्डेनम को मिलाते हैं तो अभिक्रिया पहले से ज्यादा तेजी हो जाता है। अभिक्रिया पहले के मुकाबले करने का अर्थ ज्यादा उत्तेजित हो जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि मोलिब्डेनम वर्धक के रूप में कार्य किया। मोलिब्डेनम करने का अर्थ है क्या? वर्धक के रूप में कार्य किया। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अवयव या रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया के दर को उत्तेजित करता है तो इस घटना को वर्धक कहते हैं। इस घटना को वर्धक कहते हैं। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया के दर को उत्तेजित करता है तो इस घटना को वर्धक कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? वर्धक कहते हैं। एग्जाम्पल में हाइबर विधि में NH3 का निर्माण Fe उत्प्रेरक के द्वारा होता है, लेकिन उसमें अल्प मात्रा में मोलिब्डेनम एमओ अल्प मात्रा में मोलिब्डेनम धातु को मिलाने पर अभिक्रिया काफी उत्तेजित हो जाता है। अतः मोलिब्डेनम वर्धक के रूप में कार्य करता है। मतलब बताया गया कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक पदार्थ अभिक्रिया के दर को उत्तेजित करता है तो इस घटना को वर्धक कहते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया हाइबर विधि में NH3 का निर्माण Fe उत्प्रेरक के द्वारा होता है, लेकिन उसमें अल्प मात्रा में मोलिब्डेनम धातु को मिलाने पर अभिक्रिया काफी उत्तेजित हो जाता है और मोलिब्डेनम वर्धक के रूप में कार्य करता है। हाइबर विधि में तो Fe उत्प्रेरक का उपयोग होवे करता है, लेकिन उसमें अगर अल्प मात्रा में मोलिब्डेनम धातु को मिलाते हैं तो पहले के मुकाबले अभिक्रिया और उत्तेजित हो जाता है।
पहले के मुकाबले अभिक्रिया और क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। तो आपको हम करने का अर्थ है उत्प्रेरण में सभी उत्प्रेरण के बारे में आपको बताया गया। पहला उत्प्रेरण के बारे में समांगी के बारे में आप पढ़े, विसमांगी उत्प्रेरण के बारे में पढ़े, फिर धनात्मक उत्प्रेरण के बारे में पढ़े, ऋणात्मक उत्प्रेरण के बारे में पढ़े, फिर आप स्व उत्प्रेरण के बारे में जानकारी मिला आपको। फिर उसके बाद करने का अर्थ है वर्धक के रूप में अभी जाने, और उसके पहले एक और इम्पोर्टेंट बताए थे एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में। आज जाने उत्पादित उत्प्रेरण के बारे में और विष उत्प्रेरण के बारे में। तो सभी के बारे में आप अध्ययन कर लीजिएगा, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट 3 है, समांगी उत्प्रेरण, विसमांगी उत्प्रेरण और एंजाइम उत्प्रेरण। तो इस सभी को देख लीजिएगा तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं होगा। तो करने का अर्थ उत्प्रेरण के बारे में टोटल बताया गया, जिसमें करने का अर्थ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको बताया जा रहा है, जिसको ध्यान से देखिएगा। बिलियन में उपस्थित परिक्षेपित पदार्थ के कणों के आकार के अनुसार 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में बांटा गया, यानी बिलियन में उपस्थित परिक्षेपित पदार्थ के कणों के आकार के अनुसार, परिक्षेपित पदार्थ के कणों के आकार के अनुसार कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया है। जिसको पहला निलंबन के बारे में, जिसको कहते हैं सस्पेंशन, दूसरा कोलाइड, और तीसरा वास्तविक विलयन, जिसको कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो करने का अर्थ है कि विलयन में उपस्थित परिक्षेपित पदार्थ के कणों के आकार के अनुसार, परिक्षेपित पदार्थ के कणों के आकार के अनुसार 3 भागों में बांटा गया। पहला निलंबन, दूसरा कोलाइड और तीसरा वास्तविक विलयन। तो करने का अर्थ है कि सभी का आकार होता है। परिक्षेपित पदार्थ के कणों का आकार अगर करने का अर्थ है निलंबन में 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या इससे बड़ा, यानी इसमें कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या इससे बड़ा। फिर उसके बाद इसमें करने का अर्थ है 10⁻7 सेंटीमीटर और 10⁻5 सेंटीमीटर के बीच कोलाइड में, और इसमें 10⁻7 सेंटीमीटर या इससे छोटा, यानी निलंबन में 10⁻5 सेंटीमीटर या इससे बड़ा, कोलाइड में परिक्षेपित पदार्थ के कणों का आकार 10⁻7 सेंटीमीटर और 10⁻5 सेंटीमीटर के बीच, और वास्तविक विलयन में ट्रू सॉल्यूशन में बताया गया 10⁻7 सेंटीमीटर या इससे छोटा। अगर करने का आते ही तीनों पॉइंट को ध्यान में रखिएगा तो निलंबन, कोलाइड विलयन और वास्तविक विलयन को परिभाषित करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो करने का अर्थ है कि निलंबन में और वैसा विलयन जिसमें परिक्षेपित पदार्थ के कणों का आकार 10⁻5 सेंटीमीटर या इससे बड़ा, तो उसको हम निलंबन कहेंगे। यानी वो वैसा विलयन जिसमें परिक्षेपित पदार्थ के कणों का आकार 10⁻7 सेंटीमीटर या और
10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होता है तो कोलॉइड। और तीसरा में वास्तविक विलयन ट्रू सॉल्यूशन में इसमें करने का अर्थ है उपस्थित कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर या इससे छोटा होता तो उसको वास्तविक विलयन कहेंगे। तो बारी बारी से पहले करने का अर्थ है निलंबन के बारे में अध्ययन करते हैं, उसके बाद करने का अर्थ है कि बारी बारी से सभी के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो पहले देखिएगा निलंबन के बारे में बताते हैं, करने का अर्थ है देखिएगा ध्यान से कि निलंबन किसको कहा जाता है। तो करने का अर्थ है निलंबन के बारे में ध्यान से देखिएगा कि ओवैसा विलयन जिसमें परिक्षेपित पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर या इससे बड़ा होता है तो उस विलयन को निलंबन कहते हैं। उस विलयन को निलंबन कहते हैं। यानी वैसा विलयन जिसमें परिक्षेपित पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर या इससे बड़ा होता है तो उस विलयन को हम निलंबन कहते हैं। एग्जाम्पल में जल तथा कली चूना का विलयन। दूसरा में जल तथा मिट्टी का विलयन। तीसरा में हवा में धूलकण। यानी तीनों एग्जाम्पल हमने दिया, जल तथा कली चूना का विलयन, जल तथा मिट्टी का विलयन, हवा में धूलकण, तीनों करने का अर्थ निलंबन का उदाहरण है। अब पहचानने का तरीका है कि करने का अर्थ है कि निलंबन विलयन को अगर कुछ देर तक छोड़ देते हैं तो परिक्षेपित पदार्थ पात्र के पेंदी में जमा हो जाता है। तो देखते होंगे विद्यार्थी कि जल और कली चूना का विलयन तैयार करते हैं और कुछ देरी तक छोड़ देते हैं तो देखते होंगे चूना जो है विद्यार्थी करने का अर्थ है पात्र के पेंदी में जमा हो जाता है, पात्र के पेंदी में जमा हो जाता है। उसी तरह से जल तथा मिट्टी का विलयन भी वही है कि अगर उसका विलयन आप बना लेते हैं, आप कुछ देर तक अगर छोड़ देते हैं तो देखते हैं कि मिट्टी करने का अर्थ है पात्र के पेंदी में जमा हो गया। और हवा में धूलकण देखते हैं, हवा जब उड़ता है तो धूलकण भी उड़ता है और जब हवा स्थिर हो जाता है तो धूलकण करने का अर्थ है कि कहूं किसी स्थान पर जाके जमा हो जाता है। तो कहने का अर्थ है इस विलयन को कुछ देर तक छोड़ देने पर परिक्षेपित पदार्थ पात्र के पेंदी में जमा हो जाता है। साथ ही साथ परिक्षेपित पदार्थ को स्पष्ट आंखों से दिखाई देता है और इसे छानकर अलग कर सकते हैं। यानी बताया गया कि वैसा विलयन जिसमें परिक्षेपित पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर या इससे बड़ा होता है तो उस विलयन को निलंबन कहते हैं। जल तथा कली चूना का विलयन
दूसरा है जल तथा मिट्टी का विलयन, और तीसरा हवा में धूलकण। हवा में क्या? धूलकण। और इस विलयन को कुछ देर तक छोड़ देते हैं तो परिक्षेपित पदार्थ जो कली चूना मिट्टी जो धूलकण है जो करने काटते पात्र के पेंदी में जमा हो जाएगा। साथ ही साथ कली चूना मिट्टी या धूलकण को हम स्पष्ट आंखों से देख सकते हैं और इसे छान कर अलग भी किया जा सकता है। तो करने का अर्थ इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो करने का अर्थ है कि निलंबन में कोई किसी विद्यार्थी को दिक्कत वैसा भी है जिसमें परिक्षेपित पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या इससे बड़ा होता है। 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या इससे बड़ा होता है तो उस विलयन को हम निलंबन कहते हैं जल और कली चूना का विलयन, हवा में धूलकण, जल तथा मिट्टी का विलयन। अब इस विलयन को कुछ देर तक छोड़ देने पर परिक्षेपित पदार्थ पात्र के पेंदी में जमा हो जाता है। साथ ही साथ परिक्षेपित पदार्थ को स्पष्ट आंखों से दिखाई देता है और इसे छान कर अलग कर लेते हैं। तो निलंबन में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको ध्यान से देख लीजिएगा विद्यार्थी। दूसरा पॉइंट है कोलाइड। दूसरा पॉइंट है कोलाइड के बारे में बता रहे हैं जिसको आप ध्यान से देखिएगा। दूसरा करने का अर्थ है कोलाइड के बारे में बता देंगे जिसका आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर और 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो देखिएगा दूसरा पॉइंट में कोलाइड। कोलाइड कोलाइड के बारे में बता रहे हैं जिसको ध्यान से देखिएगा, जिसमें बताया गया कि वो वैसा विलयन, बोलिएगा वैसा विलयन जिसमें परिक्षेपित पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तथा 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच होता है तो उसे कोलाइड कहते हैं। कोलाइड कहते हैं यानी बताया गया कि वैसा विलयन जिसमें परिक्षेपित पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तथा 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच होता है तो उसे कोलाइड कहते हैं। जिसका उदाहरण है गोंद, रक्त, आइसक्रीम etc। तो करने का अर्थ है इस विलयन में परिक्षेपित पदार्थ पात्र के पेंदी में जमा नहीं होता और इस कण को और परिक्षेपित पदार्थ के कण को माइक्रोस्कोप द्वारा दिखाई पड़ता है और इसे छानकर अलग नहीं किया जाता। यानी देखिएगा कोलाइड के बारे में बता रहे हैं कि वो वैसा विलयन जिसमें परिक्षेपित पदार्थ के कणों का आकार परिक्षेपित पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁻7 सेंटीमीटर तथा 10⁻⁻5 सेंटीमीटर के बीच होता है तो उसे हम कोलाइड कहते हैं। एग्जाम्पल में गोंद, रक्त, आइसक्रीम इत्यादि। और इस विलयन में परिक्षेपित पदार्थ के पात्र के पेंदी में जमा नहीं होता। इन्हीं की करने का अर्थ है साथ ही साथ परिक्षेपित पदार्थ के कण को
हम स्पष्ट आंखों से नहीं देख सकते, उसके कण को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप की सहायता लेनी पड़ेगी और इसे छानकर भी अलग नहीं किया जाता है। तो कोलाइड में भी ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट को ध्यान देना है। 10⁻⁷ सेंटीमीटर और 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होता है। और तीसरा आपको बताया जा रहा है जिसका नाम है वास्तविक विलयन, ट्रू सॉल्यूशन, जिसको कहते हैं वास्तविक विलयन। तो करने का अर्थ है वास्तविक विलयन, जिसको कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तीसरा पॉइंट वास्तविक विलयन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। तो वास्तविक विलयन के बारे में भी बताएं कि वैसा विलयन जिसमें परिक्षेपित पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर या इससे छोटा होता है तो उसे वास्तविक विलयन कहते हैं। वास्तविक विलयन कहते हैं, यानी वास्तविक विलयन के बारे में बताया जा रहा है कि वैसा विलयन जिसमें परिक्षेपित पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर या इससे छोटा होता है तो उसे हम वास्तविक विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक विलयन कहते हैं। एग्जाम्पल में करने का अर्थ बताया जा रहा है, पहला जल तथा चीनी का विलयन, जो वास्तविक विलयन का उदाहरण है। दूसरा जल तथा नमक का विलयन, ये वास्तविक यानी ट्रू सॉल्यूशन। इस विलयन में परिक्षेपित पदार्थ के कण को माइक्रोस्कोप से देखने में कठिनाई होती है और इसे छानकर भी अलग नहीं किया जाता है। तो देखिएगा वास्तविक विलयन के बारे में, ट्रू सॉल्यूशन के बारे में, क्यों वैसा विलयन जिसमें परिक्षेपित पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर या इससे छोटा तो उसे हम वास्तविक विलयन कहते हैं। जिसमें बताया गया जल तथा चीनी का विलयन और जल तथा नमक का विलयन, ये दोनों वास्तविक विलयन का उदाहरण है। और इस विलयन में परिक्षेपित पदार्थ के कण स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है और इसे देखने में माइक्रोस्कोप से भी कठिनाई होती है। इतना करने का अर्थ समावेशित हो जाता है, इतना इसका कण छोटा हो जाता है कि जिसको कण को देखने में माइक्रोस्कोप से भी देखने में कठिनाई होती है और इसे छानकर भी अलग नहीं किया जाता। तो करने का अर्थ है, अभी हम आपको बताएं, परिक्षेपित पदार्थ के कणों के अनुसार विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला करने का अर्थ है निलंबन, दूसरा करने का अर्थ है कोलाइड और तीसरा आपका वास्तविक विलयन। तो इतना बातों को ध्यान से पूर्वक देख लीजिएगा। फिर हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।